हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्लूटो स्टेम। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये टॉपिक है। जो टॉपिक है क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम दो टाइप के फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक तो नॉर्मली जो आज हम करने वाले हैं, और दूसरा आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ ये टर्म का मीनिंग समझेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है टॉपिक का नाम बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक है, ठीक है, पर क्वेश्चन ये है कि फ्लक्स का मतलब क्या है। क्वेश्चन तो यही है ना कि फ्लक्स का मतलब क्या है। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, किससे बताऊं, कट। ओके, तो देखो, मान लो कि यहाँ पर कोई पानी की लहरें हैं, ये ठीक है, ऐसे वाटर है ये, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। लेट्स से लेफ्ट टू राइट जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है ये? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ये डायरेक्शन इज वाटर की। अगर मैं यहाँ पर एक रिंग इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक रिंग रख दी, सर्कुलर रिंग है। अब इस रिंग के अंदर से कितना वाटर इस साइड से उस साइड जा रहा है, दैट इज फ्लक्स। और ये तो इन जनरल समझाने के लिए कि कितना वाटर जो है यहाँ से पार होकर जा रहा है। ऑल्दो ये रिंग कोई वाटर कैरी नहीं कर रही है। आपने एक रिंग रखी है, पानी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में बह रहा है। अब इस रिंग के थ्रू कितना पानी जा रहा है, दैट इज योर फ्लक्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखे। ये तो हो गया इसको समझने का तरीका। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को डिनोट करते हैं बेटा हम फाई से। इससे डिनोट करते हैं फाई से। चेंज द कलर। फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम फाई से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये आया। आगे हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक्स। वहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। फिर वहां पर फाई ही रहेगा सिंबल तो, लेकिन जो सबस्क्रिप्ट में ई है उसकी जगह बी आ जाएगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे मेरे दिस पार्ट। यहाँ पर हम कुछ लाइन्स ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है ना आपको दिख रही है, ये लाइन्स आपकी फील्ड लाइन्स है। कौन सी लाइन है बेटा? ये लाइन हमारी फील्ड लाइन्स है। अब आप कहोगे कि कैसी फील्ड लाइन्स है? हम यहाँ पर कौन सा फ्लक्स पढ़ रहे हैं, पहले तो ये देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये फील्ड लाइन्स भी कौन सी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। अब ये मत कहना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने पढ़ रखा है ना, है ना? ये हमारी फील्ड लाइन्स है। अब यहाँ पर हमने क्या रखा? अपना एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, लेट मी रीड। यहाँ पर हमने रख दिया अपना ऑब्जेक्ट, ये व्हाइट कलर में। रिंग का ही केस लेते हैं, एक रिंग हमने यहाँ पर रख दी, रिंग रख दी, या फिर डिस्क मान लेते हैं, डिस्क रख दिया। 2 डायमेंशन है। क्या है ये बेटा? डिस्क है। ये लाइंस क्या है, ये एरोस क्या है? फील्ड लाइंस है। कौन सी फील्ड लाइंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, हाँ, तो यहाँ पर ये डिस्क है। अब हमारा फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? पॉइंट क्या आया कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? सो राइट डाउन, electric flux is a measure of total number of electric field line। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है,
इट्स नथिंग measure of what? Measure of the total number of electric field line passing through ये फील्ड लाइन किसके थ्रू पास कर, कौन सी फील्ड लाइन हमें कैलकुलेट करनी है? नंबर ऑफ लाइन जो इस डिस्क के थ्रू पास हो. सो कैन आई राइट पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. ये है वही हमारी डेफिनेशन. अब आप डायग्राम को देखो और ये डेफिनेशन देखो. बोल रहे मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उस सरफेस से? 3. तो फ्लक्स इतना हमने मान लिया 3 यूनिट. ठीक है. अब आप ये देख के बताओ क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि ये सरफेस ऐसी ही रखी होगी, फील्ड लाइन ऐसी ही होगी, सब कुछ परफेक्टली अलाइन लग रहा है? क्या कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें, देखो मैं ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, एक केस मान के चलते हैं. यहाँ पे ये आपकी फील्ड लाइंस है. ठीक है, 2 केस से ही समझते हैं. एक एक केस ये है. सेम दूसरा केस लेते हैं. अच्छा, ये दोनों केस में ये जो येलो कलर का एरो है ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है फील्ड लाइंस. ठीक है, ये मान लो आपका केस 1 है और ये आपका केस 2. ओके ठीक है, इसको 2 मान लो, ये 1 है. उस अब देखो केस 1 में जो फील्ड लाइंस है और केस 2 में जो फील्ड लाइंस है, यहाँ से आप मेरे को ये बता सकते हो किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस केस में स्ट्रॉन्ग है? ए में या बी में, 1 में या 2 में? ये वाला हमारा 1 है और ये वाला हमारा 2 है. बताओ किसमें ज्यादा होंगी? सोच के देखो. 1 में फॉर श्योर. तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट या एक डिस्क को प्लेस करूँ, लेट्स से कौन सा कलर लें? ग्रीन ले लेते हैं. ओके लेट्स से ब्लू लेते हैं. मैंने यहाँ पर एक डिस्क इंट्रोड्यूस कर दी और यहाँ पर भी सेम डिस्क इंट्रोड्यूस कर दी. ठीक है, तो फिर भी थोड़ी ज्यादा बड़ी हुई. मान लो यहाँ पर मैंने एक डिस्क इंट्रोड्यूस करी. ठीक है, और यहाँ पर एक डिस्क इंट्रोड्यूस करी. क्या दोनों डिस्क के थ्रू सेम फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? अगर हम नॉर्मली भी देखें तो इस डिस्क के केस में, केस 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइन जो है इसके थ्रू पास हो रही है. उसमें कितनी हो रही है? 3. इसको भी थोड़ा ध्यान से देखोगे आप. देखो मैं जूम करती हूँ. 3 पास हो रही है इसमें से. ठीक है, तो 3 और यहाँ पर कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो फ्लक्स जो कि क्या था हमारा? फ्लक्स था हमारा मेजरमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. ये जो हमारा फ्लक्स था उसका मतलब है कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है वो कैलकुलेट करना है. नंबर यहाँ पर ज्यादा है वहां पर कम है. डिस्क सेम है, एंगल भी सेम ही एंगल पर है. जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और जो हमारा ये है एरिया वेक्टर वो इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है. हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, अभी के लिए सिर्फ ये वाला कंसीडर कर रहे हैं. तो दोनों केस में ऐसा ही है. तो यहाँ पर जो फैक्टर चेंज ला रहे हैं इन दोनों फील्ड्स के बीच में, फ्लक्स के बीच में, दैट इज फील्ड. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा, ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, हो सकता है ना। सिमिलरली अगर मैं फील्ड की सोच के देखो, फील्ड की स्ट्रेंथ कम करते जाओगे तो फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन जितनी पास होगी वो कम होते जाएंगे। केस 2 में ज्यादा करोगे तो ज्यादा होंगे, यानी कि फ्लक्स ज्यादा होगा। अब दूसरी चीज, एक चीज मैंने बोली यहाँ पर, एरिया वेक्टर। एरिया को हम कैसी क्वांटिटी मेजर करते हैं, हमेशा से हमने मानते हैं कि जो हमारा एरिया है वो क्या है बेटा। एरिया को हम कैसे कंसीडर करके आए हैं, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। अब यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, वेक्टर, क्योंकि ये एक डिस्क है। क्या है, ये एक डिस्क है। तो इस डिस्क की दोनों सरफेसेस है, एक तो ये फ्रंट वाली सरफेस है और एक बैक साइड सरफेस है। इस सरफेस के अलोंग एरिया वेक्टर होगा एन कैप और इस सरफेस के अलोंग एरिया वेक्टर होगा एन कैप। यहाँ 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। देखो डायरेक्शन अलग अलग है। अब ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें फील्ड लेंथ कहाँ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा ही मिलेगा कि इधर ही कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हो अगर हम डिस्क को थोड़े से किसी एंगल पे रख दें इसको, तब क्या चेंज आएगा? हाँ आएगा। यानी ओके, चलो एंगल भी छोड़ा, एक और पहले वाला केस लेते हैं, एरिया वाला केस लेते हैं। कौन सा कलर लें, ब्लू लें तो कुछ और लें? हाँ, ये वाला ब्लू लेते हैं, गर्मी बहुत है। मान लो एक डिस्क है आपकी ये वाली, इस वाले केस में लें, यहाँ पे लेते हैं। एक डिस्क है आपकी ये वाली, ठीक है, हम आपने एक डिस्क ये रखी है, दूसरी डिस्क आपने रखी है ये वाली। ठीक है, अब ये जो दो डिस्क अभी अभी मैंने ड्रॉ करी हैं, जो ब्लू से कलर में, लाइट ब्लू कलर में, तो आप देख के बता सकते हो किसका एरिया ज्यादा होगा। मान लेते हैं ये वाली जो डिस्क है इसको मान लेते हैं 1, इस डिस्क को मान लेते हैं डिस्क 2। किसका एरिया ज्यादा होगा? ऑब्वियसली एरिया जो होगा डिस्क 2 का वो ज्यादा होगा एरिया ऑफ डिस्क 1 से। ठीक है, दिख भी रहा है, पता चल रहा है। अब इसका फ्लक्स से क्या रिलेशन है? फ्लक्स को तो नंबर ऑफ लाइंस जितनी पास हो रही है उतना अच्छा हमारे लिए, उस पर डिपेंडेंसी देखनी हमने। यहाँ पर जैसे हम मैंने एरिया कम कर दिया तो यहाँ पर 3 लाइन पास हो रही है, यहाँ मैंने एरिया बढ़ा दी तो कितनी लाइन पास हो रही है? 5। तो फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, श्योर एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, एज वेल एज फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये मेरा एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी अभी हमने वेक्टर कंसीडर कर लिया। तो टोटल जब आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्स यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काम क्या होगा यहाँ पे, मान के चलो आपकी जो फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इजी सा करते हैं, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं करते। किस डायरेक्शन में ले, इस डायरेक्शन में ले ले। ठीक है, इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं। ये जो है आपकी फील्ड लाइंस है। कौन सी फील्ड लाइंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कौन सी फील्ड लाइंस है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आगे क्या करना है हमने, हमने लगाना है एक अपनी डिस्क, डिस्क ले लेते हैं या स्क्वायर ले लेते हैं, कुछ भी स्क्वायर ले लेते हैं इस वाले केस में। कौन सा कलर में, रेड लेते हैं। ये आपका एक स्क्वायर टाइप की सरफेस है। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन से। ठीक है, ये स्क्वायर टाइप की आपकी सरफेस है। अब हमने हमने कैलकुलेट करनी है फील्ड लाइन राइट साइड में कि कितनी पास होकर आ रही है इस सरफेस से, यानी कि एरिया वेक्टर हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला है ना, ये वाला तो कंसीडर करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं एरिया वेक्टर, रेड कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये होगा हमारा एरिया वेक्टर। ये जो रेड एरो है ये क्या है बेटा? ये आपका क्या है बेटा? एरिया वेक्टर। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इन दोनों के बीच में लेट से कुछ एंगल बन रहा है थीटा। क्या एंगल बन रहा है? थीटा। और उसी से हम कैलकुलेट करेंगे कॉस थीटा। ठीक है, देखो अभी तो आपका जो ये था स्क्वायर था, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखा हुआ था, फील्ड लाइन ऐसे थी।
क्या हो अगर मान लो ये समझ नहीं आ रहा आपको, तो मान लो कि मैंने ये जो स्क्वायर है इसकी शेप जो है चेंज कर दी। अब मैंने इसको इस वे में रख दिया, किस वे में रख दिया, ऐसे रख दिया, एक ही लाइन से समझ लो, ऐसे रख दिया। ये ही इसका एरिया वेक्टर है और ये ही फील्ड लाइंस है। कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में कितना एंगल आ रहा है, 0 डिग्री। यानी कि इसकी ओरिएंटेशन पर क्या ये एंगल बना रहा है हमारा फील्ड लाइंस के साथ, उस पर भी फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। जब ऐसे हमने देखा, ऐसे रखा, तो देखो कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3, और इसको बड़ा कर देते हैं 4, ठीक है। और इसमें से कितनी जानी है, 4 ही जानी है। रुको चेंज करते हैं, फील्ड लाइंस और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब फील्ड लाइंस दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है। और ये वापस से अपना एरिया वेक्टर। अरे छोड़ो इसको, दूसरा बनाते हैं। अरे ये फील्ड लाइंस है, ये आपकी फील्ड लाइंस आ गई, ठीक है। एक केस हमने देखा, अब देखते हैं ओरिएंटेशन से कैसे डिपेंडेंसी चेंज होती है। अब यहाँ पर हम तीन एंगल पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। पहला, दो एंगल पे देखते हैं। पहला हमने रखा स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रखा, तो एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा बताओ, राइट साइड में देखना है तो ऐसे ही होगा, ऐसा ही होगा। और यहाँ से आप देख के मेरे को ये बताओ कि जो रेड वाला एरो है और जो आपका येलो वाला एरो है, यानी कि जो येलो वाला है वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड वाला आपका एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। और फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है बेटा, 3, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हमने अब इसी को, सेम लेंथ को चेंज कर दिया है। कैसे चेंज कर दिया, हमने इसको ऐसे प्लेस कर दिया है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। थीटा क्या है, 90 डिग्री। अब तीसरा केस ले, तीसरा केस मान लेते हैं हमने इसे किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखा है। चलो दो ही से समझो, जब थीटा 0 डिग्री रखा तो 3 फील्ड लाइन पास हो रही थी, जब 90 रखा तो एक भी पास नहीं हो रही। पास तो तब होती ना जब ऐसे ऐसे जा रही होती इसमें से, वैसे तो जा नहीं रही और ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा फ्लक्स एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एज वेल एज एरिया वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोच के बताओ जिसकी 0 पर मैक्सिमम वैल्यू आती है 0 डिग्री पर और 90 पर मिनिमम। साइन के केस में 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो साइन तो ले नहीं सकते। कोस के बारे में देखते हैं, कोस 90 पर क्या हो जाता है, 0, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 0 फ्लक्स। और 0 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम, दैट इज 1। तो जब हम इसको फाइनल फॉर्मूला बनाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग ई ए कॉस थीटा और ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पर ये आपका होमवर्क है, थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे हम बता सकते हैं कि कब हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा और 0 होगा, जब ई और ए को फिक्स रखें। दैट्स योर होमवर्क। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या देखा, मेजर तो हमको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस करनी थी जो डायग्राम से सिंपली बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं आएगा कि आपको डायग्राम गिवन हो, ठीक है, और आपको वैल्यू पता चल जाए, ऐसा हमेशा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बेटा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वेक्टर फॉर्म में दे रखा होता है, 2i कैप जे 3j कैप,
एरिया वेक्टर आपको एक्स आई कैप एक्स वाई प्लेन ऐसे करके गिवन होता है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करें। जब थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायग्राम गिवन है, तो ये वाला यूज कर सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड अनदर कंसेप्ट है, दैट इज गॉस लॉ, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लूटस स्टेम। आज हम करने जा रहे हैं गॉस लॉ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो वही देखते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड surface is equal to the net charge enclosed by the surface divided by the permittivity of free space। सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ पर मान लो आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज सरफेस का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक स्फीयर है। स्फीयर जानते हैं ना, 3 डायमेंशन होता है। स्फीयर है, उसकी कुछ रेडियस आपको गिवन है, दैट इज आर। क्या रेडियस गिवन है बेटा? आर। ये हो गया सेंटर और इसकी रेडियस है आर। ये स्फीयर जो है पूरा होलो है। कैसा है? होलो है, या फिर इन जनरल एक स्फीयर ले लेते हैं, अंदर से खाली है। अब ये जो सरफेस है स्फीयर की पूरी तरह से क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है। मान लेते हैं इसमें कुछ प्लस क्यू चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा है बेटा? प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहां तो ई और ए को देखते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इस प्लस क्यू चार्ज की, ये तो सभी डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे जा रही होंगी सरफेस से बाहर। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो प्लस एरिया वेक्टर भी हर एक के अलॉन्ग आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे? द हेल्प ऑफ गॉस। तो गॉस ने बोला कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट है, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर कुछ चार्ज इनक्लोज्ड है, इनसाइड सरफेस के अंदर है, बाहर नहीं अंदर, तो उसका जो फ्लक्स होगा, या फिर हम कहें जो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट इज क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय साइन। इस केस में देखो कितना चार्ज है स्फीयर के अंदर, कैपिटल क्यू। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन। यही आपका जो है बेटा फ्लक्स होगा। क्या होगा? फ्लक्स। दैट्स इट। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैम यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ पर एक 2 क्यू चार्ज यहाँ रखा है, एक 3 क्यू ऐसे रखा है, एक 4 क्यू रखा है। अब बताओ,
अब तो मैंने रेंडमली जो है चार्ज को रख दिया इसमें स्फीयर में, तो सिंपल है, गॉस लॉ यूज करेंगे, क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो 5 क्यू इनक्लोज्ड। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज देखना पड़ेगा जो इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 क्यू चार्ज इस सरफेस के अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया हमारा, फ्लक्स आ गया। अच्छा ये केस हो गया। एक क्वेश्चन आता है अपने क्यूब पर, किस पर आता है, क्यूब पर। एक क्यूब दे रखा होता है आपको, क्यूब के अंदर कुछ चार्ज है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना, इतना मुश्किल नहीं है, बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं। क्यूब है, पहले तो ये बताओ क्यूब की सरफेस कितनी होती है, कितनी सरफेस होती है क्यूब की, 1 2 3 4 5 6, 6 ही सरफेस होती है, ज्यादा होती है, कैलकुलेट कर लो ना, 4 ये 2 ऊपर नीचे 6 सरफेस होती हैं। अब इस क्यूब के अंदर बीचों बीच आपने कोई स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। अब फ्लक्स कैलकुलेट करो, सिंपल गॉस लो, नेट फ्लक्स पूछा गया है कि क्यूब के इस जो, अगर मैं क्यूब लूं उसका जो ये है लेंथ है वो क्या है, ए है, एक साइड की लेंथ क्या है, ए है, और उसके बीच में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने रख दिया, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है पूरी अंटर सरफेस पे, मतलब जितने भी सरफेस है सबका कैलकुलेट करो। तो क्या लिखोगे, अब गॉस लो लिखोगे, क्योंकि ये भी तो क्या है, एक क्लोज सरफेस है, क्यू इनक्लोज्ड कितना है, क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन ने बोला कि एक सरफेस के अलोंग बताओ कितना होगा। ये जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है ये हमने 6 सरफेस इसके लेकर है, यानी कि जो 6 सरफेस हैं उसके अक्रॉस जो फ्लक्स कैलकुलेट करा दैट इज दिस। ये जो 5e था अभी जो कैलकुलेट करा वो 6 सरफेस को कंसीडर करके करा। अगर एक सरफेस के अलोंग देखना है तो क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 6। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि ये जो चार्ज है ये कॉर्नर पे ले जाओ, कॉर्नर पे ले जाओगे तो फिर क्या कहते हैं वो उसमें कि यहाँ पर एक क्यूब कंसीडर करो, यहाँ एक क्यूब कंसीडर करो, यहाँ एक क्यूब कंसीडर करो, ठीक है। और चार्ज का 1/4 पार्ट आता है, तो वन अगर सिर्फ इस क्यूब के अक्रॉस देखोगे और हम कहें कि सिर्फ 1/4 पार्ट ही आ रहा है टोटल क्यू का, तो फ्लक्स कितना होगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसमें वो क्या बोल देते हैं कि एक सरफेस से बताओ, यानी कि एक 6 सरफेसेस का इतना आ रहा है, तो एक सरफेस का कितना आएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा केस कि Q को यहाँ रख देते हैं तो आधा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से कितना आएगा 12, नीचे क्यूब कंसीडर करते हैं तभी तो करते हैं, तो इजी है बहुत। पूरे एंटायर के लिए कैलकुलेट करो फ्लक्स, फिर देखो कितनी सरफेस है, कोई एक आपको दे दिए कि बहुत रेगुलर एक 3 डायमेंशनल सरफेस है, उसमें जितनी भी टोटल सरफेस है सबके अक्रॉस फ्लक्स कुछ पास हो रहा है। एक सरफेस के अक्रॉस जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट करा है वो है Q एप्सिलॉन नॉट। अब कोई क्वेश्चन में दे दिया कुछ ऐसा वैसा डायग्राम करके आपको, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी सरफेस है यहाँ पर, ठीक है सबकी जो लेंथ है इक्वल है, कुछ भी दे दिया रेंडमली, और बोला कि टोटल जो है 12 सरफेस है, तो एक के अलोंग कितना होगा 1/12। इजी है ना। क्यूब वाले क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, स्फीयर वाले क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, सिलेंडर वाले में थोड़ा सा रहता है, क्योंकि सिलेंडर में एक तो आपके पास वो सर्कुलर सरफेस होती है प्लस 2 डिस्क होते हैं ऊपर नीचे, तो उस केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये वाला केस समझ आया आपने, पहला केस था कि हमने एक छोटा सा चार्ज रखा था बीच में, अरे एक छोटा सा चार्ज रखा था क्यूब में, तो फ्लक्स कितना टोटल हुआ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, Q/एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि जो हमारा ये है क्यूब, इसकी 6 सरफेसेस होती है, 6 सरफेसेस के अलोंग Q/एप्सिलॉन नॉट है, तो एक सरफेस के अलोंग क्या आएगा 1/2 Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने कॉर्नर पे रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया तो हमने चार क्यूब कंसीडर करे। अब सोच के देखो, आपके वो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, हमने कॉर्नर पे रखा है, इसका 1/4 इसमें आ रहा है, 1/4 इस वाले क्यूब में आ रहा है, 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, ठीक है। तो अब आपका जो क्यूब है आपको तो इसके अलोंग देखना है, इसके अलोंग आपका चार्ज कितना है, इसके अलोंग आपका चार्ज कितना है Q/4, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक क्या होता है कि आपने बिल्कुल टॉप पे रखा है, टॉप में सिर्फ आधा ही कंट्रीब्यूशन आ रहा है, आधा ऊपर वाले क्यूब में जा रहा होगा,
तो वहां से देख लिया। इजी है फ्लक्स, तो फ्लक्स एक्चुअल में है क्या, सॉरी गॉस लॉ क्या है कि आप किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो जब वो कुछ चार्ज अपने अंदर कैरी करती हो, और ये है उसका एप्सिलॉन नॉट। अब इसी लॉ की हेल्प से, ये जो हमने गॉस लॉ लिखा है ना यहाँ पर ये वाला, इसी लॉ की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जब हमारे पास एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो और सॉलिड स्फीयर हो, उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पर हम ये यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो वाला कवर करेंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू।